मैं डॉक्टर ललिता परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंध की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय में पढ़ रहे हैं व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत वह है संचार प्रक्रिया के आधारभूत प्रकार। व्यावसायिक संचार क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके आंतरिक और बाह्य कार्य के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संचार प्रक्रिया के आधारभूत प्रकार। व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत संचार प्रक्रिया 4 तरीकों से की जाती है, जिसमें सबसे पहले है सांकेतिक संचार प्रक्रिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार प्रक्रिया, वर्बल या ऑरल कम्युनिकेशंस, लिखित संचार प्रक्रिया, रिटन कम्युनिकेशन और दृश्य श्रव्य संचार प्रक्रिया। सांकेतिक संचार प्रक्रिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संकेतों के माध्यम से या अपने शरीर के हाव भाव के माध्यम से अपनी बात दूसरे व्यक्ति को कहना, जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्मुख खड़ा होता है। जैसे खुशी व्यक्त करने के लिए पीठ थपथपाना, नाराज़गी व्यक्त करने के लिए मुंह बनाना व अन्य पक्ष को अपनी बात कहने के लिए उसके अंतर्गत अपने शरीर के जो अंग हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक संचार प्रक्रिया के अंतर्गत जो है यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसमें अपने शरीर के माध्यम से ही इस तरीके से हाव भाव का प्रयोग किया जाता है कि दूसरा व्यक्ति उसको समझ सकता है। जो सांकेतिक संचार प्रक्रिया है उसके जो कार्य है वह है व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत सांकेतिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द्वारा एक पक्षकार आमने सामने जब होते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने संकेतों या चेहरों के हाव भाव या इशारों द्वारा सूचना उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत कार्य को सरल बनाने के लिए जो यह संकेत प्रयोग किए जाते हैं उनसे कार्य सरल होता है और व्यक्ति को समझ में आना आवश्यक है। प्रबंधक और कर्मचारी द्वारा जब लिखित के साथ साथ सांकेतिक संचार का प्रयोग किया जाता है तो कार्य सरल हो जाता है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो संदेश दे रहा है वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। यह जो सांकेतिक संचार है यह संदेश के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह संदेश भेजने वाले व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के हाव भाव व विभिन्न मुद्राओं तथा इशारों द्वारा संदेश के प्रभाव को नियंत्रित करता है ताकि संदेश प्राप्त करने वाला सही अर्थ में उस संदेश को समझ सके और यह मौखिक संदेश को पूरा करता है। सांकेतिक संचार के लाभ किसी भी व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत व्यावसायिक संप्रेषण तभी सफल हो सकता है जब सांकेतिक संचार का भी प्रयोग किया जाए। तो सांकेतिक संचार के लिए जो व्यावसायिक संप्रेषण है उसमें एक प्रबंधक अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब सांकेतिक संचार का प्रयोग करता है तो यह एक विश्वास योग्य संचार होता है, जिसके अंतर्गत जो सामने पक्षकार खड़ा है प्राप्त करने वाला संदेश को प्राप्त करने वाला वह संदेश भेजने वाले की शारीरिक मुद्रा या हाव भाव द्वारा संदेश को आसानी से समझ सकता है। यह एक जो शीघ्र होने वाला संचार है। व्यावसायिक संप्रेषण ऐसा है जिसमें यह संदेश प्राप्तकर्ता को अति शीघ्र संदेश प्राप्त हो जाता है। यह सांकेतिक संचार संदेश भेजने वाले में इसमें किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं करना पड़ता है, तो यह एक मितव्ययी है। यह सही समझ के अंतर्गत, चूंकि इसके अंतर्गत दोनों पक्षकार आमने सामने खड़े होते हैं, इसलिए इसकी जो प्राप्तकर्ता को इसकी समझ सही हो जाती है कि जो पहला पक्षकार है वह क्या कहना चाह रहा है। सांकेतिक संचार के लाभ के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं या हानियां भी है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कमी है वह सबसे पहली कमी यह है कि इसमें गोपनीयता की कमी होती है, लेक ऑफ सीक्रेसी। सांकेतिक संचार के अंतर्गत सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए संकेतों या हाव भावों का प्रयोग किया जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी के माध्यम से उस संदेश को समझता है, तो इसमें एक प्रकार की गोपनीयता का अभाव पाया जाता है। गलत अर्थ या मिस रिप्रेजेंटेशंस, कभी कभी जो संदेश प्राप्त करता है वह संदेश में प्रयुक्त संकेतों का गलत अर्थ भी लगा सकता है, जिसके कारण संपूर्ण संदेश भ्रामक अथवा व्यर्थ हो सकता है। इसका भी इसके अंतर्गत इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसके अंतर्गत यह आवश्यक है कि संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने हो और तभी उनके संकेतों द्वारा दूसरा जो पक्षकार है वह उनकी बात को समझ सकता है। इसके अलावा इसमें यह जो सांकेतिक संचार है यह संक्षिप्त संदेशों में ही लागू होता है। बड़े बड़े संदेशों को हम सांकेतिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं।
सांकेतिक संचार अध्ययन में भी कठिन है। इसका सही अर्थ उसी दशा में लगाया जा सकता है जब सामने वाला उस भाव को समझ जाए। यदि उस भाव को वह नहीं समझता है जिस उद्देश्य से संदेश दिया जा रहा है, तो यह थोड़ा अध्ययन में भी इस कठिनता का अनुभव होता है। सूचनाओं को एकत्रित करना कठिन। सांकेतिक संचार के अंतर्गत जो संदेश है वह सिर्फ हाव भाव, शारीरिक मुद्रा या संकेतों के माध्यम से ही किए जाते हैं, अतः भविष्य के लिए इसको सुरक्षित रखना कठिन है। और इसके अंतर्गत लिखित प्रमाणों का उपलब्ध न होना, इसके कारण भी हम सूचनाओं को सुरक्षित रूप से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सांकेतिक संचार में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। दूसरा है मौखिक संचार। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, मौखिक संचार मुंह से किया जाने वाला संचार। सांकेतिक संचार जिसके अंतर्गत चेहरे के हाव भाव या संकेतों के माध्यम से अपनी बात को कहा जाता है। लेकिन मौखिक संचार जिसके अंतर्गत जो बोलने वाला है या संदेश भेजने वाला है वह प्राप्त करने वाले के सामने खड़ा होकर मुंह से बोलकर शब्दों के साथ शारीरिक भाषा का प्रयोग कर अपनी बात को कहता है। मौखिक संचार के अंतर्गत हम कई माध्यमों को कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत चूँकि इसमें संदेश प्राप्त करना और प्राप्तकर्ता और भेजने वाले की आपसी बातचीत होती है इसके अंतर्गत, तो यह एक द्विमार्गी संदेश प्रक्रिया है। और इसके अंतर्गत जो इसके माध्यम है, किस प्रकार से यह व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक संचार किया जाता है, इसके जो माध्यम है वह है रेडियो जिसके अंतर्गत विज्ञापन दिए जाते हैं विभिन्न लोगों को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर अन्य साधन नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर रेडियो या आकाशवाणी केंद्रों द्वारा संचार या व्यावसायिक संप्रेषण किया जाता है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि यह हर कोई इस आकाशवाणी केंद्र पर दिए गए संदेश को नहीं सुनता है, तथा समाचार, सरकारी घोषणा, विज्ञापन, मनोरंजन कार्यक्रम सुनने के लिए भी इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न में विज्ञापन, जनसंपर्क, शिक्षा एवं निर्देशन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्राप्त करता है, संदेश प्राप्त करता है, वह संदेश भेजने वाले को आसानी से देख भी सकता है। साक्षात्कार या इंटरव्यू के द्वारा भी दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर बातचीत कर आवश्यक बातों की जानकारी प्राप्त कर भी इस मौखिक संप्रेषण को पूरा किया जाता है। मोबाइल या टेलीफोन द्वारा भी आजकल आधुनिक कई तकनीकें हो गई हैं, जिनके द्वारा भी सूचना के क्षेत्र में सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है और व्यावसायिक संचार सुगम हो गया है। प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के अंतर्गत संस्था अपनी गतिविधियों से अपने जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करती है, विभिन्न प्रकार के कोर्स करवाती है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देती है। आपसी विचार विमर्श, यह भी मौखिक संचार का एक माध्यम है। भाषण देना या स्पीच देना एक प्रबंधक द्वारा अपने विभिन्न जो व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं, कर्मचारी हो गए या सरकार हो गई या अंशधारी हो गए या सदस्य हो गए, उन सबको अपनी बात कही जाती है। विभिन्न सभाओं एवं सम्मेलन का प्रयोग करके भी मौखिक संप्रेषण या प्रेषण कर विचार विमर्श कर सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। मौखिक संचार का लाभ। मौखिक संचार एक व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत कुशल नेतृत्व करने के लिए, अभिप्रेरण के लिए, विभिन्न प्रकार के विचार विमर्श के लिए अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत समूह भावना का विकास होता है, कर्मचारियों की शिकायतों को सुना जाता है, सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। इस संचार के द्वारा समय व धन की बचत होती है, क्योंकि संदेश आसानी से कर्मचारियों तक पहुंचा जाता है। संचार स्पष्ट होता है और इसमें व्यर्थ का समय भी नष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार से जब संदेश को दिया जाता है, तो चूंकि संदेश प्राप्त करने वाला संदेश देने वाले को, भेजने वाले को देख भी सकता है, तो वह सांकेतिक संचार का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, तो यह अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत प्रबंधक एवं कर्मचारी आपस में व्यक्तिगत संपर्क में आते हैं, जिससे एक दूसरे का सहयोग बना रहता है। और इसके अंतर्गत जो प्रतिक्रिया है संदेश प्राप्त करने वाले की, वह उसका अनुमान शीघ्र लगाया जाता है, क्योंकि दोनों पक्षकार आमने सामने खड़े रहते हैं। तो यह एक प्रभावशाली संचार है। दोष। मौखिक संचार की कुछ कमियां हैं या दोष हैं। इसके अंतर्गत पहली आवश्यकता यह है कि संवाद हेतु दोनों पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक है। जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करता है, उन दोनों को आमने सामने या उनकी उपस्थिति आवश्यक है। लिखित प्रमाण का अभाव। मौखिक जो संचार है उसमें लिखित प्रमाण का अभाव होता है। यह बड़े संदेशों के लिए अनुपयुक्त है तथा भविष्य के लिए भी
मौखिक संचार को हम प्रमाण के रूप में इसको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तथा इसके अंतर्गत ये आवश्यक है कि इसकी फीडबैक या प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त की जाए, लेकिन कभी कभी यह प्रेषण में प्रतिक्रिया प्राप्त होने में समय अधिक लगता है और यह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाती है। लिखित संचार या रिटन कम्युनिकेशन वह संचार जिसमें विचारों, भावनाओं, तथ्यों का आदान प्रदान लिखित रूप से किया जाता है, जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्ट्स, सूचनाएं आदि। इसके अंतर्गत विभिन्न संबोधनों का प्रयोग करके जो संदेश है वह लिखित रूप में प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। इसको भविष्य के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, सही एवं सुगम अर्थों का प्रयोग किया जाता है। यह संचार औपचारिक होता है। यह सामूहिक या व्यक्तिगत दोनों रूप से हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है या सामूहिक रूप से विभिन्न कर्मचारियों के लिए भी हो सकता है। पत्र पत्रिकाएं, स्मरण पत्र, सूचना पत्र, निर्देशिकाएं आदि का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। सुझाव, योजनाएं आदि का प्रयोग किया जाता है। लिखित संचार के लाभ। लिखित संचार का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण लाभ है वह है लिखित प्रमाण उपलब्ध होना। भविष्य के लिए कभी भी हम जो लिखित रूप से जो प्रमाण है वह उपलब्ध हो जाता है। इसमें सही व्यक्ति को सही संदेश दिया जाता है, जिसको वापस से पुनः पढ़कर इसकी जांच की जाती है और सही अर्थ में उसको समझा जाता है। इसके लिए व्यक्तिगत संपर्क होना आवश्यक नहीं है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि दूसरा पक्षकार आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो। इसमें लिखकर संबंधित पक्षकार के सामने को या प्राप्तकर्ता को संदेश भेज दिया जाता है। इसमें संदेश को बहुत ही सोच समझ कर लिखा जाता है, इसलिए संदेश पूर्ण होता है। यह जो है संदेश एक मितव्ययी है, क्योंकि डाकवे द्वारा इसको भेजा जाता है और कई व्यक्तियों को इसमें एक साथ सूचना भेजी जाती है, जिसके कारण भी यह संचार विभिन्न सभाओं, सम्मेलनों आदि में अनेक व्यक्ति को उपस्थित होने पर भी यह एक साथ सभी को भेजा जा सकता है। लिखित संचार की कुछ कमियां हैं या दोष हैं, जिसके अंतर्गत समय का अपव्यय होता है। मौखिक संचार की अपेक्षा यह पद्धति समय का अधिक अपव्यय करती है। संदेश को लिखने, अधिकारियों को हस्ताक्षर करने में काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। इसमें लागत भी अधिक आती है, क्योंकि कर्मचारियों को लिखित रूप से भेजा जाता है, डाक व्यय भी होता है, टाइप करने में भी समय लगता है। इस प्रकार से इसमें लागत अधिक आती है। गोपनीयता का अभाव। यदि यह सामूहिक रूप से विभिन्न व्यक्तियों को भेजा जाता है तो यह गोपनीय नहीं रहता है और यह आपातकाल की स्थिति में यदि हमें संदेश को अति शीघ्र अपने कर्मचारियों तक पहुंचाना है तो उस समय यह अनुपयुक्त होता है। उस समय जो मौखिक संप्रेषण है वही या सांकेतिक संचार ही प्रभावशील रहता है। दृश्य श्रव्य संचार जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति देखकर और सुनकर संचार या सूचना को प्राप्त करते हैं। आधुनिक समय में देखकर और सुनकर होने वाले विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग कर व्यावसायिक संप्रेषण किया जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं मूवी कैमरे, टैप रिकॉर्डर्स, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न आदि का प्रयोग किया जाता है और जो संदेश भेजने वाला है वह अपनी बात को पीपीटी के माध्यम से या विभिन्न चित्रों के माध्यम से या विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से बोलकर और दिखाकर दोनों तरीके से प्राप्तकर्ता को संदेश भेजता है। यह एक आधुनिक रूप से किया जाने वाला